अपना समझ रही है। एक तरफ से आधार मान लेती है क्या है डीए देने का, डीआर क्या देने का, और साथ आप महीनों से महीनों के बाद आप हमें ये इंक्रीज देते हैं। और उस टाइम तक जैसे हम महंगाई देश में देख रहे हैं कि, और तभी तो 5 साल तक रिजर्व बैंक ने अपना वो इंटरेस्ट रेट नहीं कम किया था, क्योंकि महंगाई ज्यादा थी, तभी उन्होंने 6.5% रखा हुआ था पिछले 2020 से। तो इसका ये कहना है कि, और जेसीएम का पूर्व जैसे जैसे महंगाई होगी, आपने फॉर्मूला तय कर लिया, वो आपने इंक्लूड भी कर लिया बेसिक वेतन में, और किसी को एम्प्लॉयज को रिलीफ जो आप देना चाहती हैं, या उनके हाथ में ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम हो खर्चा करने के लिए, उनके पास अब आता आता रहे तब तनख्वाह या पेंशन, उसके उसको कैसे न्यूट्रलाइज करें कि सरकार अपना डिले भी ना करे, और सरकार को स्पष्ट पहले से ही अगर बजटरी तरतूद करनी है वो कर लेगी कि भैया हम साल में 2 बारी इंक्रीज देंगे, और बजट हर खाते का या हर ब्रांच का उसी हिसाब से बना जाए। ये आज सरकार में देखिए जी, लेवल 1 आप मानिए, जब आप नौकरी में आते हैं, आपकी तनख्वाह और आपकी कैटेगरी लेवल 1 का होती है। आप सचिव बनते हैं, लेवल 6 है। तो आपके क्लियरली स्लैब सैलरी के जहां पे बढ़ोतरी लेवल 1 से लेवल 2 पे जाती है, स्ट्राइकिंग इंक्रीज, मतलब आपको जो फील करेगा कि भैया हाँ मैं पहले क्लार्क था, अब मैं क्लार्क से सेक्शन ऑफिसर हो गया, कि मैं दूसरी लेवल पे चला गया, मेरा ग्रेड ही बदल गया, इंक्रीमेंट नहीं, ये लेवल्स के ग्रेड है। हर ग्रेड के साथ साथ सरकार ने ये भी तय किया हुआ है क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे। अब ये कहने का प्रयत्न जो जेसीएम कर रही है, मैंने जो उनका समझा, जो थोड़ा बहुत चीज बाहर आई है, वो कह रहे हैं 6 मत करिए, 3 ही करिए, 1 और 2 का 1 लेवल कर दीजिए, 3 और 4 का 1 लेवल, और ग्रेड लेवल को नहीं, अब कह रहे हैं ग्रेड करिए, 3 ग्रेड हो जाएंगे, तो सरकारी नौकरी में का वृद्धि, आपको बेसिक वृद्धि डीए में, और डीए नहीं, सैलरी में, वेतन में, और उसके साथ साथ जो भी बेनिफिट्स आते हैं वो हमें, तो 3, अभी देखिए ये डिमांड है, फिर बाद में कहा जाएगा कि जैसे सरकार ने पहले एग्री किया हुआ है कि किसी भी कर्मचारी को या हर कर्मचारी को उसके करियर में कम से कम 2 ग्रेड आगे जाएंगे। तो ये अच्छा तरीका है, हम आएंगे लेवल 1 में, रिटायर होंगे लेवल 3 में, ग्रेड 1 से शुरू करके हाईएस्ट लेवल तक, कि अगर हमने 35-40 साल काटे हैं तो पहले पक्का क्या था, लेवल 1 से अगर आपका रिपोर्टिंग ठीक है, कोई आपके विरुद्ध इंक्वायरी नहीं है, तो आप लेवल 1 से लेवल 3 जाएंगे। तो अब उन्होंने लेवल ही 3 ग्रेड का सुझाव दे रहे हैं कि हर आदमी नीचे से शुरुआत करे और सबसे हाईएस्ट ग्रेड में पहुंचे। अब ये कितना मान्य करेंगे सरकार कि, मतलब कि इतने ही 3 ही ग्रेड होने चाहिए, कि मतलब सचिव और क्लार्क के बीच का जो अंतर आज 5 ग्रेड का है, कि वो कैसे 2 रह जाएगा, और उसके साथ साथ अगले पे कमीशन के सामने शायद डिमांड करे कि जैसे पहले आपने माना हुआ था कि 2 वृद्धि जरूर मिलेगी ग्रेड्स की, तो फिर सब लोग रिटायर एक ही लेवल पे होंगे। ये मेरा उसका, मैं थोड़ा सा आगे का सोच रहा हूँ कि उसके बाद ये मांगनी भी आ जाए, जो उनके मन में, स्टाफ के मन में शंका है। ये कहा जा रहा है ओपनली कि देखिए, पिछले पे कमीशन को 18 फरवरी 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने, जब अभी उनकी सरकार थी, तो अनाउंस कर दिया था, और उसको कार्यान्वित किया गया था। रिकमेंडेशन जब आई सितंबर 2015 में, मतलब क्या 18 महीने बाद या 19 महीने बाद, और सरकार ने 3 महीने लिए उसके ऊपर निर्णय लेने का, और कहा कि 1 जनवरी 2016 से, मतलब जब से कॉन्स्टिट्यूट हुई और जब से
उसको कार्यान्वित किया गया, तो अंदाजन ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, 1 महीना कम या 2 महीने कम। इस साल कॉन्स्टिट्यूट ही कर रहे हैं, आपने पे कमीशन गठित करने का निर्णय ही लिया जनवरी महीने में, जनवरी 2025 में। मतलब 1 साल ड्यू, जब अगली रिवीजन ड्यू है। कानूनी नहीं है, स्टैट्यूटरी पे कमीशन स्टैट्यूटरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, पर वो उन्होंने पिछले, अब हम 7 पे कमीशन देख चुके हैं, अब वो कन्वेंशन सी बन गई है, मतलब रीति सी हो गई है कि हर 10 साल बाद पे सरकारी नौकरों की रिव्यू की जाएगी, वापस देखा जाएगा कि उसके अंदर क्या आपको बढ़ोतरी क्या देनी है, उस हिसाब से लगाया जाए। तो ड्यू तो अब है 1 जनवरी 2026 को, और पे कमीशन का और स्टाफ भी देख रहा है स्पष्ट रूप से कि ये अगर करते करते मार्च महीना हो जाएगा। अभी तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर विचार चल रहा है। अगर आपने मार्च महीने में इस फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च तक गठित कर ही दी, तो पे कमीशन अगर पिछली 18 महीने लेती है, ये भी तो कम से कम 12-14 महीने जरूर लेगी। इनकी सिफारिश ही फिर आएगी अगले अप्रैल में या अगले मार्च में 2000, और उसके ऊपर सरकार 3-4 महीने और दे, तो आप जून जुलाई महीने में पहुंच गए। तो 6 या 7 महीने कम से कम, जब से अपेक्षा हो रही है और जब से रीति है कि रीति रिवाज जो बन गया है कि कानून ना भी हो कि हर 10 साल बाद सरकारी केंद्र शासनों के जो अधिकारी हैं, स्टाफ है, कर्मचारी हैं, सबकी पे रिवाइज की जाती है। इसलिए जो JCM ने की मांगनी है, डिमांड है, मुझे उसके अंदर थोड़ा सा बेसिस है। मैं ये कहना चाहूँगा कि वो उस पर अनरीजनेबल नहीं हो रहा है। सरकार चाहती, और JCM ने पहले भी मांगा था, ये कहा जब पिछले जुलाई से JCM को सुझाव था आप पे कमीशन गठित करिए। गतिके सार्वैधসকল অষ্টম দৰমহা আয়োগ কেতিয়া কাৰ্যকৰী হ'ব? অষ্টম দৰমহা আয়োগ কাৰ্যকৰী হ'লে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ যি গ্ৰেড লেভেল আছে সেয়া একত্ৰিত হ'ব নেকি? আৰু এই অষ্টম দৰমহা আয়োগ কাৰ্যকৰী হ'লে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে কি কি সুবিধা লাভ কৰিব? এই সন্দৰ্ভত আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ পূৰ্বৰ বিত্ত সচিব অজয় দুৱা ডাঙৰীয়াই বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে, যিকেইটা মন্তব্য আমাৰ ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ সকলো স্তৰৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। গতিকে ছাৰবাইদেউসকল, লগৰ বন্ধুবৰ্গক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি অজয় দুৱা ডাঙৰীয়াৰ 8 পে কমিশ্যনৰ ওপৰত যিকেইটা মন্তব্য আগবঢ়াইছে সেইকেইটা মন্তব্য জনাই দিব। আৰু নতুনকৈ অহা ছাৰবাইদেউসকলে পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ তথ্যৰ ওপৰত পোনপ্ৰথমে পাবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।